Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of ordinary differential equation, we are going to talk about a special differential equation called Bessel differential equation. ये सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोफिशिएंट. सेकंड ऑर्डर मीन इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है. लीनियर मीन इसमें जितने भी ये वाई प्राइम और वाई डबल प्राइम यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जितने भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं उनका हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है उनकी पावर जो है वो हाईएस्ट 1 है. इस वजह से ये लीनियर है. और होमोजीनियस मीन के इसमें 3 टर्म्स हैं और तीनों में डिपेंडेंट वेरिएबल आपका किसी न किसी फॉर्म में इन्वॉल्व है. यानी ऐसी कोई टर्म नहीं जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो. इस वजह से इसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहा जाएगा. और साथ ये वाई डबल प्राइम का कोफिशिएंट देखें एक्स स्क्वायर है, वाई प्राइम का कोफिशिएंट एक्स और वाई का एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यानी तीनों के कोफिशिएंट जो है ये फंक्शन की फॉर्म में है, वेरिएबल की फॉर्म में. इस वजह से वेरिएबल कोफिशिएंट. और ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो आपको नज़र आ रही है एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 विद एन जो है ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर है. ये एक जर्मन मैथमेटिशियन एफ.डब्ल्यू. बेसल ने इंट्रोड्यूस करवाई. इसी वजह से इसे बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन जो उसकी नाम की मुनासिबत से इसे बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाने लगा. अब बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसे बेसल फंक्शन कहा जाएगा ऑफ ऑर्डर एन. हालांकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन इस एन की मुनासिबत से इसका ऑर्डर जो है वो एन जो है वो कहा जाएगा. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो एन है. बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में गैमा फंक्शन का बहुत अहम रोल है. इस वजह से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. गैमा फंक्शन जो है वो इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है. गैमा ऑफ एन इक्वल टू इम्प्रॉपर इंटेग्रल है 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स. और ये जो आपको इम्प्रॉपर इंटेग्रल नज़र आ रहा है ये कन्वर्जेंट होता है जब आपका n पॉजिटिव हो और फिर ये रहता भी फंक्शन ऑफ n है. इस वजह से क्योंकि आपने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब ये फंक्शन सारा इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू x आप अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो आपने x की जगह जो है वो रिप्लेस करनी है. तो ये जो n है ये उसमें सर्वाइव कर जाएगा. तो आपके पास जो यहाँ पे रिज़ल्ट बाकी रहेगा वो n की फॉर्म में रहेगा. इस वजह से ये इसको कहा जाता है कि ये फंक्शन ऑफ n है अगर आप गैमा ऑफ n फाइंड कर रहे हैं. और जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गैमा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर का फाइंड किया जाता है. अगर आपके पास नंबर 0 हो या नेगेटिव इंटीजर हो तो फिर उसका जो गैमा जब आप काउंट करेंगे तो वो आपको इन्फिनिटी मिलेगा. ये आपने याद रखना है, ये हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे ही गैमा ऑफ 0 या गैमा ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा तो हम उसका रिज़ल्ट जो है वो इन्फिनिटी लिख दिया करेंगे. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे गैमा ऑफ n प्लस 1 जो है इसको गैमा ऑफ n लिखा जा सकता है फॉर n पॉजिटिव. और गैमा ऑफ n प्लस 1 को या तो n गैमा ऑफ n या हम n फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं. ये तो तब है जब आपके पास n पॉजिटिव है, इंटीजर या नॉन इंटीजर. लेकिन अगर n इंटीजर हो तो फिर गैमा ऑफ n प्लस 1 को हम n फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं. अब देखें गैमा ऑफ n प्लस 1. गैमा ऑफ n को अभी हमने देखा कि वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल होता है 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स. ये होता है गैमा ऑफ n. लेकिन जब गैमा ऑफ n प्लस 1 होगा तो यहाँ पे जो n माइनस 1 है वो माइनस 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर सिर्फ n रह जाएगी. अब ये दो फंक्शन है, आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स. हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं. तो x की पावर n इसी तरह से
और ई की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और इसमें अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में नेगेटिव का साइन, फिर इंटेग्रल, और जिसको आपने पहले इंटीग्रेट किया होता है उसको फिर आपने इंटीग्रेट करना है, और जिसको आपने छोड़ा होता है उसको आपने डिफरेंशिएट करना होता है। तो एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। और फर्स्ट देखें, फर्स्ट बन जाएगी आपके पास एक्स की पावर एन बाई ई की पावर एक्स, और ज़ीरो टू इन्फिनिटी प्लस ये माइनस और माइनस प्लस एन जो है इसमें एज आ काफिशेंट आ जाएगा, ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें, इसको आपने देखना है। ये देखें जब इसमें हम लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं ज़ीरो, तो ज़ीरो आपने एक्स की जगह रिप्लेस करना है, तो ये बन जाएगी ज़ीरो की पावर एन यानी ज़ीरो बाई ई की पावर ज़ीरो वन, ज़ीरो बाई वन, तो ये तो बन जाएगी लोअर लिमिट पे, तो इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा ज़ीरो। लेकिन अगर आप अपर लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये ऊपर भी इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगी, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो तो उस पर हम लापिटा रूल का यूज़ करके हम उसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं। तो जब लापिटा रूल की सक्सेसिव एप्लीकेशन इस पर अप्लाई करेंगे तो हमें इस टर्म की जो है वो इन्फिनिटी पे वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। मसलन एन जो है आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। लापिटा रूल में हम यही करते हैं, नामिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग करते हैं, और तब तक करते जाते हैं जब तक हमें एक इसका रिजल्ट ना मिल जाए। जब तक ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती रहती है तब तक हम इसको सॉल्व करते रहते हैं। अब ऐसे तो आपको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मिल रहा है, लेकिन जब मैं इसको एन टाइम डिफरेंशिएट करूँगा, एन टाइम डिफरेंशिएट करूँगा तो ऊपर से मेरा वेरिएबल जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो आपके पास सारी की टर्म जो है वो एन की फॉर्म में रह जाएंगी, और एन पे इन्फिनिटी का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी ने चेंजिंग करनी है, इन्फिनिटी को आपने सब्स्टिट्यूट करना है सिर्फ एक्स की जगह। तो ऊपर आपके पास कोई नंबर आ जाएगा और नीचे तो आपके पास ई की पावर एक्स ही रहना है। तो जब नीचे आप अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी, ऊपर कोई नंबर है नीचे इन्फिनिटी है, तो आपको रिजल्ट इसका ज़ीरो मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट टर्म है ये तो बन गई आपकी सारी की सारी ज़ीरो, रह गई सेकंड, और सेकंड क्या है, एन इंटेग्रल एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो ये देखें, ये तो दोबारा से आपके पास गैमा फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है, यानी इसको हम लिख सकते हैं गैमा ऑफ एन। तो हम लेके चले थे गैमा ऑफ एन प्लस वन को, तो गैमा ऑफ एन प्लस वन हमें मिलेगा एन इंटू गैमा ऑफ एन इफ़ एन ग्रेटर देन ज़ीरो। और अब हम एक रिजल्ट प्रूव करते हैं गैमा ऑफ वन क्या होता है। अगर हम गैमा ऑफ वन प्रूव कर लेंगे तो हम इंटीजर्स पे ये यानी ये जो सेकंड वाला रिजल्ट है ये हम प्रूव कर लेंगे कि वाकई एन फैक्टोरियल के इक्वल आता है या नहीं। फर्स्ट वाला तो हमने प्रूव कर लिया। गैमा ऑफ वन यानी जहाँ जहाँ गैमा की डेफिनेशन में एन है उसको आपने वन से रिप्लेस करना है। ये जी गैमा की डेफिनेशन, तो गैमा ऑफ वन बनेगा ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन यानी वन माइनस वन ज़ीरो, तो ये वन रह जाएगा। ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स सिर्फ है आपके पास गैमा ऑफ वन। ये इसको इंटीग्रेट किया तो इसकी इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो इसमें जब अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको वन मिलेगा। तो गैमा वन क्या मिल गया, वन। अब एन आपने डिफरेंट इंटीजर लेने हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करने हैं। ये जो आपको ऊपर रिजल्ट मिला हुआ है गैमा ऑफ एन प्लस वन इक्वल टू एन गैमा ऑफ एन। अब देखें जब आप एन को वन रिप्लेस करते हैं तो गैमा ऑफ टू मिल जाएगा ना आपको यहाँ, तो ये मिलेगा वन गैमा ऑफ वन। और गैमा ऑफ वन आप वन फाइंड कर चुके हैं, वन मल्टीप्लाई वन वो क्या मिलेगा आपको, वन फैक्टोरियल। इसी तरह से इसमें आप एन को टू से रिप्लेस कर दो, ये गैमा ऑफ थ्री बन जाएगा, गैमा थ्री इक्वल टू टू गैमा ऑफ टू। अब टू और गैमा ऑफ टू भी आपको वन मिला हुआ है, तो टू मल्टीप्लाई वन ये बनेगा टू, यानी इसको आप टू फैक्टोरियल लिख सकते हैं। फिर आप एन को ले लें थ्री, ये बन जाएगा गैमा ऑफ फोर इक्वल टू थ्री गैमा ऑफ थ्री। गैमा ऑफ थ्री आप फाइंड कर चुके हैं टू फैक्टोरियल, तो टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई थ्री, इसको आप थ्री फैक्टोरियल लिख सकेंगे। ये वो रिजल्ट लिखेंगे गैमा ऑफ टू वन गैमा ऑफ वन वन, गैमा ऑफ थ्री इक्वल टू टू गैमा ऑफ टू टू मल्टीप्लाई वन यानी टू फैक्टोरियल, गैमा ऑफ फोर थ्री गैमा ऑफ थ्री, थ्री मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल यानी फोर फैक्टोरियल। इसी तरह से ये चलता जाएगा। तो इसका मतलब है इन जनरल हम इसको लिख सकते हैं गैमा ऑफ एन प्लस वन इक्वल टू
n फैक्टोरियल। मसलन ये अगर आप इसको n मान लें, ये 4 है, इस साइड पे क्या आ रहा है 5, तो इसको आप n+1 लिख सकते हैं फिर। तो गैमा ऑफ n+1 इक्वल टू n फैक्टोरियल, जब n जो है ये पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी गैमा ऑफ n+1 जो है इसके लिए आप दो तरह से रिजल्ट लिख सकते हैं। अगर वो इंटीजर ना हो तो फिर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, गैमा ऑफ n+1 इक्वल टू n गैमा ऑफ n। और अगर इंटीजर हो तो फिर आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल की फॉर्म में। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसमें गैमा फंक्शन में, गैमा 1/2 जो है ये √π के इक्वल होता है। इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, ये वैसे ही अपने ज़हन में रखना है कि गैमा 1/2 जो है इसको π हम लिख सकते हैं। और गैमा फंक्शन को हम बाज़ का जब आपका n जो है वो इंटीजर हो तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये जनरलाइजेशन है फैक्टोरियल फंक्शन की। यहाँ देखें ना, ये हमने सारे इंटीजर लिए थे, तो इसका जो रिज़ल्ट मिल रहा था वो आपको फैक्टोरियल में मिल रहा था। इस वजह से हम गैमा जो फंक्शन है उसको आप फैक्टोरियल फंक्शन की जनरलाइजेशन कह सकते हैं। अब ज़रा इस बेसल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, तो वो सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व किया जाएगा मेथड ऑफ फ्रोबेनियस से, क्योंकि मेथड ऑफ फ्रोबेनियस का यूज़ ज़्यादातर उन इक्वेशन में होता है जो लीनियर होती हैं और जिनमें जो कोफिशिएंट हैं वो वेरिएबल कोफिशिएंट आ रही होती है। तो बेसल जो है बेसल इक्वेशन को भी हम फ्रोबेनियस ही सॉल्व करेंगे। और फ्रोबेनियस मेथड हम पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें इसके जो केसेस थे वो सारे हमने बारी बारी डिस्कस किए हुए हैं। करना क्या होता है फ्रोबेनियस में हम एक सीरीज़ जो है वो खुद से अज्यूम करते हैं, ये जैसे लिखी हुई है, सिग्मा के -∞ टू ∞ ए के x⁻⁴ इसमें ये ए के और बीटा जो है ये कांस्टेंट होते हैं, और ए के जो है यानी जब ए का सबस्क्रिप्ट आपका नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू आप 0 लिखेंगे फॉर के <0। फिर क्या करते हैं हम इसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके ऑर्डर के मुताबिक इसको हम उतनी दफ़ा डिफरेंशिएट करते हैं, इसकी वैल्यूज़ उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, और फिर हम लोवेस्ट डिग्री टर्म जो है उसका कोफिशिएंट 0 के इक्वल लेते हैं, तो हमें बीटा की वैल्यूज़ मिलती हैं जिसको हम इंडाइशियल इक्वेशन कहते हैं, और बीटा की वैल्यूज़ को इंडाइशियल रूट कहते हैं। फिर हम एक रिकरेंस फार्मूला बनाते हैं, उससे हम A0 A1 इसकी जो है ना वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, और फिर वो बीटा की जो डिफरेंट वैल्यूज़ आई हुई हैं वो देखते हैं कि किस नोयत की हैं, उस हिसाब से फिर हम अपना सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो अब जो आपकी बेसल इक्वेशन है उसको हम मेथड ऑफ फ्रोबेनियस से सॉल्व करते हैं। ये हमने वो बेसल इक्वेशन लिख ली, x² प्लस xy प्लस x² माइनस n² इक्वल टू 0, और n आपको पता है कि उसमें n जो है वो पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। इसको यूजिंग द मेथड ऑफ फ्रोबेनियस से सॉल्व करते हैं। जनरल सॉल्यूशन व्हेन n इज़ नॉट एन इंटीजर, पहले हम इसको काउंट करते हैं कि जब n आपका इंटीजर ना हो, ठीक है। तो ये हमने वो फ्रोबेनियस सीरीज़ जो है ये अज्यूम कर ली। इसको हमने चूँकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो 2 टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 2 दफ़ा वही आएगा जो हम पहले कर चुके हैं। कि आपने करना क्या, सिर्फ ये जो x का एक्सपोनेंट है इस पर हम आपने लगाना है पावर रूट, तो ये k प्लस बीटा स्टार्ट में आ जाएगा, इसकी पावर से 1 नंबर कम हो जाएगा। दूसरी दफ़ा जब करेंगे तो इसका कोफिशिएंट k प्लस बीटा फर्स्ट टाइम बना हुआ था और अब k प्लस बीटा -1 बन जाएगा, और इसकी पावर से 1 नंबर मज़ीद कम हो जाएगा। ये y की वैल्यू है, ये y प्राइम है, और ये y डबल प्राइम है। ये तीनों वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका देखें कोफिशिएंट है x² इंटू y डबल प्राइम, आपने ये लिखना है, ये लिखा, प्लस x y प्राइम आपने ये लिखना है, प्लस x² माइनस n² और y की जगह आपने ये रिप्लेस करना है, ये कर लिया। अब इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर k प्लस बीटा -2 है, तो ये +2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x की पावर k प्लस बीटा रह जाएगी। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 ये +1 ये भी k प्लस बीटा रह गई। लेकिन यहाँ पे देखें ये 2 टर्म है, जब x² से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर k प्लस बीटा +2 बन जाएगी,
और जब n स्क्वायर से करेंगे तो ये k प्लस बीटा ही रह जाएगी। अब इसमें 3 टर्म ऐसी हैं जिनमें x का एक्सपोनेंट जो है वो सेम है, जैसे कि फर्स्ट में k प्लस बीटा है, सेकंड में भी k प्लस बीटा है और लास्ट में भी k प्लस बीटा है, जबकि ये जो थर्ड टर्म है इसमें k प्लस बीटा प्लस 2 आ रहा है। तो हमने क्या करना होता है, हमारा पहला टारगेट ये होता है कि हमने x के एक्सपोनेंट सेम बनाने हैं। और सेम कौन से बनाने हैं, जो जितने भी आपके पास एक्सपोनेंट मौजूद है इनमें से जो लोवेस्ट होगा। अब ये k प्लस बीटा है, ये k प्लस बीटा प्लस 2 है, इन दोनों में से लोवेस्ट जो है वो k प्लस बीटा है। इसका मतलब क्या कि ये जो k प्लस बीटा प्लस 2 है इसको भी आपने k प्लस बीटा की फॉर्म में लिखना है। इसको रीइंडेक्स करेंगे, रीइंडेक्स ऐसे होगा कि k को आप रिप्लेस कर दें k माइनस 2 से, तो वो जो माइनस 2 होगा इस प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो k प्लस बीटा रह जाएगा सिर्फ। और ये जो है ये एक ये आपका एक k माइनस 2 बन जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगी। पहली टर्म भी उसी तरह से, दूसरी टर्म भी उसी तरह से, इसको रीइंडेक्स करके ये लिख लेंगे एक k माइनस 2 एक्स की पावर k प्लस बीटा, और ये लास्ट टर्म भी उसी तरह से। अब इनमें देखें सम सब का सेम है, सबको आपने कॉमन किया और x का एक्सपोनेंट सेम है उसको भी कॉमन कर लिया, बाकी जो इनके कोफिशिएंट रह गए वो हमने ये लिख लिए। इनमें से 3 जो है ये कोफिशिएंट ऐसे हैं जिनमें एक k कॉमन आ रहा है, इन तीनों को इकट्ठा कर लेंगे, इसको अकेला रहने देंगे जिसका ये सबस्क्रिप्ट है k माइनस 2। अब देखें ये जो है ये k प्लस बीटा, इसको कॉमन किया तो ये k प्लस बीटा माइनस 1, और ये चूँकि ये कॉमन आ चुका है तो k प्लस बीटा माइनस 1, यहाँ से प्लस 1 बचेगा, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी k प्लस बीटा रह जाएगा, और ये k प्लस बीटा मल्टीप्लाई k प्लस बीटा स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ये n स्क्वायर, और इन सब का जो साथ ये a की फॉर्म में है वो a k है, और ये रह गया a k माइनस 2। इसके बाद हमने लोवेस्ट डिग्री टर्म फाइंड करना होती है। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म आपको पता है k जो है वो अगर आप नेगेटिव इंटीजर लेते हैं तो वो तो वैसे ही ये जो आपके अनडिटर्मिनेड कोफिशिएंट है इनमें ज़ीरो हो जाना होता है। तो उसके अलावा k आपके पास जो बाकी रह जाता है वो 0 और 1 2 3 रह जाते हैं। तो इनमें से लोवेस्ट डिग्री टर्म तो वो आएगी जब आप k को 0 रखेंगे। अगर k को 1 रखते हैं तो वो तो बीटा प्लस 1 बनेगी, k को 2 रखते हैं तो बीटा प्लस 2 बन जाएगी। तो लोवेस्ट तो इन सब में से x की पावर बीटा ही बनेगी जब k को आप 0 रखेंगे। तो k को 0 रख के आप जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है इसका ये जो कोफिशिएंट है ये ले लेंगे ताकि आप इंडाइशियल इक्वेशन और फिर इंडाइशियल रूट फाइंड कर सकें। तो इसमें आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में k को 0 लेना है। k को 0 लिया तो ये बन गया बीटा स्क्वायर माइनस n स्क्वायर a नॉट प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0। क्योंकि ये वेरिएबल तो 0 नहीं हो सकता, तो और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट लाजमी 0 है, ये वो लिख लिया। अब बाय अजम्पशन ये जो है नेगेटिव इंटीजर अगर आपका सबस्क्रिप्ट हो तो इसने तो 0 रहना है बाय अजम्पशन। ये 0 लिख लिया, ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये वेरिएबल है x की पावर जो है, तो इसने 0 आना था, इसको 0 लिखा, इसमें से ये 0 हो गया बाय अजम्पशन। बाकी ये रह गया, इसमें ये नॉन जीरो है, इसके बारे हमें ये नहीं पता, ये बीटा स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ए नॉट इक्वल टू 0 है। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है जबकि ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये फिर 0 है। बीटा स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 0, तो बीटा स्क्वायर आपको n स्क्वायर के इक्वल मिला, तो बीटा की 2 वैल्यूज़ मिल गई, एक n मिली और एक माइनस n। अब ये देखें ये 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं, लेकिन n आपने क्या लिया हुआ है, n आपने लिया था नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये आपने लिखा था कि पहले हम सॉल्यूशन जो है जनरल सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं जब n आपका इंटीजर ना हो। तो जब इंटीजर नहीं है तो फिर ये 2 डिफरेंट वैल्यूज़, वैसे तो आपको पता है n और माइनस n 2 डिफरेंट नंबर हैं। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, अगर तो ये इंटीजर होते तो फिर तो डिफरेंस जो है वो भी इंटीजर ही मिलता आपको, लेकिन क्योंकि ये इंटीजर नहीं है तो इसलिए इनका डिफरेंस इंटीजर नहीं भी हो सकता। तो ये आपका तकरीबन वो फर्स्ट केस ही बनता है, इसका फ्रोबेनियस वाला जो है, फ्रोबेनियस सॉल्यूशन का जो फर्स्ट केस है। तो उसमें क्या करना होता है कि दोनों जो हैं रूट्स, इनके बदले आपको 2 अलग अलग लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो अब पहले हम बीटा को n ले लेते हैं,
बीटा एन के लिए हम सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, उसमें सिर्फ हम जस्ट एन को माइनस एन से रिप्लेस कर देंगे तो बीटा इक्वल टू माइनस एन के लिए भी मिल जाएगा। अब सोल्यूशन हमें यानी रूट्स हमें दो मिलने हैं, एक बीटा इक्वल टू एन और एक बीटा इक्वल टू माइनस एन। पहले हम बीटा इक्वल टू एन को जो है कंसीडर कर लेते हैं। तो हमें रिकरेंस रिलेशन चाहिए। रिकरेंस रिलेशन जो है वो बीटा इक्वल टू एन के लिए ये जो है, क्योंकि पहले हमने के को ज़ीरो जो है ना वो रिप्लेस किया तो हमें इंडाइशियल इक्वेशन और इंडाइशियल रूट्स मिले। उसके बाद हमने करना होता है एक्स की पावर के प्लस बीटा का जो कोफिशिएंट है इसको ज़ीरो लेना होता है। अब इसको हम ज़ीरो लेंगे और बीटा को एन से रिप्लेस करेंगे तो ये देखें ये बन जाएगा के प्लस एन होल स्केयर माइनस एन स्केयर। तो जब इसका आप स्केयर एक्सपेंड करेंगे तो के स्केयर प्लस 2kn प्लस एन स्केयर, क्योंकि आपने बीटा को एन से रिप्लेस किया और जो प्लस एन स्केयर होगा ये इस माइनस एन स्केयर से कैंसिल, आपके पास रह जाएगा के स्केयर प्लस 2kn ए के प्लस ए के माइनस 2 इक्वल टू 0। ये के को आपने पास कॉमन किया हुआ है तो 2n प्लस के प्लस ए के माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख लेंगे ए के, इसको हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो इसके साथ माइनस आ जाएगी और इस पे डिवाइड कर देंगे। अब के ज़ीरो तो आप कंसिडर कर चुके हैं, नेगेटिव आप कर नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव पे ये इंडेक्स आपके सारे जो हैं ज़ीरो आ जाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर आपके पास गुंजाइश रह गई है तो पहले नंबर पे आप 1 अप्लाई करें। 1 अप्लाई किया तो ये माइनस ए का जो सबस्क्रिप्ट है ये बन जाएगा -1 बाय के को 1 रखा तो ये 2n प्लस 1। अब ये सबस्क्रिप्ट जब नेगेटिव होगा तो इसने तो ज़ीरो रहना, तो 0 बाई जो भी आ जाए आपको रिजल्ट जो है वो 0 मिलेगा। फिर आपने के को 2 लिखा तो a2 इक्वल टू माइनस ए नॉट बाई 2 इंटू 2n प्लस 2। ठीक है, ये सर्वाइव करेगा। इसको हम लिख लेंगे इस तरह से ए नॉट बाई, इसमें से आप 2 को कॉमन कर लें तो 2 पहले बार है तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, साथ आप 1 फैक्टोरियल और n प्लस 1 लिख लें क्योंकि ये जनरलाइजेशन बननी है, इस वजह से ये 1 फैक्टोरियल आगे जाके आपको 2 फैक्टोरियल भी मिलेगा। अब a3 जब आप लिखते हैं a3 आपको मिलेगा a1 बाई समथिंग। अब a1 आपको 0 मिल चुका है तो a3 भी आपको 0 मिलेगा। इसी तरह से जितने भी सबस्क्रिप्ट ऑड नंबर है, ऑड इंटीजर है, वो तो सारे के सारे आपको 0 मिलेंगे। ये देखें a1 0 मिला, a3 0 मिलेगा और a5 0 मिलेगा। लेकिन जो इवन सबस्क्रिप्ट हैं ये सिर्फ सर्वाइव करेंगे। a4 देखें, a4 मिलेगा इसमें a2 बाई 4 इंटू 2n प्लस 4। ये 4 जो है इसको आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, इसमें से भी 2 कॉमन किया 2 स्क्वायर टाइम 2 और ये रह जाएगा n प्लस 2, ये रह गया। अब ऊपर a2 है, a2 आप फाइंड कर चुके हैं इन टर्म ऑफ a नॉट, इसकी वैल्यू यहाँ a2 की जगह रिप्लेस की तो ये बन गया a नॉट बाई 2 की पावर ये 2 और ये 2, ये बन गई टोटल 4। ये 1 फैक्टोरियल और ये 2 ये मिल के बन जाएंगे 2 फैक्टोरियल और n प्लस 1 और n प्लस 2। इसी तरह से ये जो इवन सबस्क्रिप्ट हैं अगला सबस्क्रिप्ट आपको इस फॉर्म में मिलेगा, यानी a नॉट बाई 2 की पावर जो है वो अगर यहाँ पे 6 है तो ये 6 होगी, फिर 3 फैक्टोरियल n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। इसी तरह से आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो इवन सबस्क्रिप्ट सर्वाइव कर रहे हैं। इन जनरल आप इसको क्या लिख लेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ इवन नंबर लेने हैं तो आप k को रिप्लेस कर दें 2m से, तो m आप जो मर्जी लें 1 2 3 4 लेते जाएं तो आपको इवन नंबर ही मिलता जाएगा। इस वजह से इन तमाम को हम इन जनरल हम ये लिख लेंगे a2m इक्वल टू -1 की पावर m a नॉट। वो इसलिए क्योंकि अगर आप a2 को देखें तो ये नेगेटिव मिल रहा है, a4 को देखें तो ये पॉजिटिव, a6 को देखें तो ये अगेन नेगेटिव। एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव यानी अल्टरनेटिंग सीरीज़ बनेगी। इस वजह से इसे -1 रेज़ टू द पावर m लिख लिया हमने कि जब ये m आपके पास ऑड होगा तो ये नेगेटिव मिलेगा, m आपके पास इवन होगा तो ये पॉजिटिव, ओवर 2 रेज़ टू द पावर 2m m फैक्टोरियल n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू n प्लस m। अब इसमें से 2-3 टर्म आप देख लें, मसलन m को मैं 1 लिखता हूँ तो मुझे मिलना है a2। a2 आपके पास पहले से है तो इसकी क्लैरिफिकेशन यहाँ से हो जाएगी। तो इसे लिखा जाएगा m चूँकि 1 ले रहे हैं -1 की पावर m यानी माइनस a नॉट, ये माइनस a नॉट बाय 2 की पावर 2 1 फैक्टोरियल n प्लस 1।
क्योंकि यहाँ आपने 1 सब्स्टिट्यूट करना है तो ये n+1 ही सिर्फ आपके पास सर्वाइव करेगा। फिर आप इसको 2 लें तो a4 इक्वल टू -1 की पावर 2, ये प्लस हो जाएगी a0 बाय 2 की पावर 2m यानी 2 की पावर 4, 2 फैक्टोरियल। और इसको आपने क्योंकि n+m तक जाना है तो m को आपने क्या लेना है, 2 लेना है, तो एक n+1 होगा, एक n+2 रह जाएगा। इसी तरह से आप ये सारी टर्म जो है इवन सबस्क्रिप्ट वाली फाइंड कर सकते हैं और ऑड सबस्क्रिप्ट वाली जो है वो सारी की सारी 0 हो जाएंगी। अब क्योंकि आप पहले लिख चुके हुए हैं, अपनी सीरीज जो है वो अज्यूम कर चुके हुए हैं, ये जो है ये आपने सीरीज अज्यूम की थी, इसका सोल्यूशन x रेज़ टू द पावर बीटा a0 + a1x + a2x स्क्वायर एंड सो ऑन। इसमें बीटा को आपने n लिया हुआ है तो ये बन गई xn, और इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपकी बनेगी a0 xn + a1 x रेज़ टू द पावर n + 1 + a2 x रेज़ टू द पावर n + 2 एंड सो ऑन। और यही हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये a0 x की पावर n + a2 x की पावर n + 2 + a4 x की पावर n + 4 एंड सो ऑन। इसमें आप क्या करें, आपके पास जो वैल्यूज़ हैं a0 को आप कॉमन कर लें, x n इसी तरह से यहाँ से आपके पास बचेगा, क्योंकि a2 भी आपको a0 की फॉर्म में मिला हुआ है तो a0 आपने कॉमन लिया हुआ है, बाकी जो ये नीचे आ रहा है वो आपने ये लिख लिया, ठीक है। a4 की जगह a2 की जगह आपने ये लिखना था, ये लिख लिया। जो जो आपको ऊपर ये मिले हुए हैं अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट वो आपने ये सारे लिख लिए। और इसमें से जो इन जनरल आपको मिल रही है टर्म, mth टर्म जो है वो ये मिल रही है, जो आपने ये ऊपर भी लिखी हुई है, ठीक है। ये आपने लिखी थी इवन सबस्क्रिप्ट के लिए, और ये आपको mth टर्म इन जनरल मिल रही है। अब इसको ये देखें, a0 सबसे कॉमन आ रहा है। a0 को अगर मैं इन टर्म ऑफ गैमा फंक्शन लिख लूँ तो मैं इसका एक सॉल्यूशन जो है एक ऑर्गेनाइज्ड वे से मैं सॉल्यूशन लिख पाऊँगा। ये जो मेरी इस टाइप की ये जो सीरीज़ बनी हुई है, इस सीरीज़ को मैं थोड़ा रिड्यूस करके ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख लूँगा। मैं क्या करता हूँ, a0 को रिप्लेस कर देता हूँ 1/2 रेज़ टू द पावर n गैमा n + 1 से, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे मेरे पास a0 था, a0 तो सब टर्म के साथ था, तो सब टर्म को क्या किया 1/2 रेज़ टू द पावर n गैमा n + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें यहाँ फर्स्ट टर्म थी x की पावर n a0, तो ये बन जाएगी x की पावर n/2 की पावर n गैमा ऑफ n + 1 ये। उसके बाद अगली टर्म, फिर अगली, फिर एंड सो ऑन। और इसको इन जनरल आप सम की फॉर्म में इस तरह से लिख लेंगे। अब इसमें देखें, आप m को 1 पहले 0 रखें, 0 रखेंगे तो आपको ये फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। m को 0 लिया तो -1 की पावर 0 यानी 1, x/2 की पावर n, तो ये x की पावर n और ये 2 की पावर n, ये x/2 की पावर n ही बनेगी। नीचे 0 फैक्टोरियल 1 होता है और गैमा ऑफ m आपने 0 लिया हुआ तो गैमा ऑफ n + 1 रहेगा, तो ये टर्म मिल गई। अब m को आप 1 लें तो -1 की पावर 1 नेगेटिव, x/2 इसकी पावर जो है वो आपको मिलेगी n + 2, तो ये भी देखें x की पावर n + 2 और 2 की पावर n + 2 इकट्ठा करके लिखें तो x/2 की पावर n + 2 लिखा जा सकता है। नीचे 1 फैक्टोरियल ये आ रहा है और गैमा ऑफ n + m + 1, m को आपने 1 लिया हुआ तो ये बनेगा गैमा ऑफ n + 1 + 1। तो इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए इसको गैमा ऑफ n + 1 हो तो उसे आप n गैमा ऑफ n लिख सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास क्या था, गैमा ऑफ n + 1 + 1, तो इसको क्या लिखा जाएगा फिर n + 1 गैमा ऑफ n + 1, यानी जिस नंबर में 1 ऐड हो रहा है वही नंबर और उसी नंबर का गैमा। अब यहाँ पे तो n में 1 ऐड हो रहा है और वहाँ पे n + 1 में 1 ऐड हो रहा है, तो उसको आप फिर n + 1 गैमा ऑफ n + 1 लिखेंगे ये। इसी तरह से आप m को 2, 3, 4 ले तो आपकी ये सारी टर्म जो है वेरीफाई होती जाएंगी। और ये सीरीज़ इसकी अगर आप कन्वर्जेंस चेक करें तो ये तमाम पॉजिटिव x पे जो है ये कन्वर्जेंट होगी।
क्योंकि इसकी आपने लेनी है, मसलन mth टर्म ले लेते हैं, तो अगली टर्म आप लेंगे m+1 टर्म, दोनों की आप रेशो लेंगे। उसी तरह से रेशो टेस्ट आपने इस पर जो है ना एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वाला रेशो टेस्ट अप्लाई करना है। तो इसमें देखें ये x की पावर जो है वो उसमें जो x की पावर आ रही होगी वो कैंसिल हो जाएगी सारी की सारी। तो इस वजह से ये सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट होगी फॉर ऑल पॉजिटिव x। ये हम पावर सीरीज में कन्वर्जेंस जो है वो चेक कर चुके हैं, उस तरह से आप इसकी कन्वर्जेंस चेक कर सकते हैं। अब बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड जो है, ये जो अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया है ये वाला, इसको हम कहेंगे बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, और इसको डिनोट करेंगे JNX से। y1 यानी फर्स्ट सोल्यूशन, क्योंकि हम फर्स्ट जो है ना वो रूट इंडाइसली रूट जो है यूज़ कर रहे हैं अभी तक बीटा इक्वल टू n, तो इसलिए हम इसको y1 लिखेंगे, JNX इक्वल टू ये सब जो हम पीछे कर चुके हैं। इन द स्पेशल केस व्हेन n इज़ पॉजिटिव इंटीजर आर 0, जब आपका n पॉजिटिव इंटीजर होगा या 0 होगा तो ये जो है इसको हम फिर इस फॉर्म में फैक्टोरियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये भी हम गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी में प्रूव कर चुके हैं कि गैमा ऑफ n+1 n गैमा ऑफ n होता है व्हेन n ग्रेटर देन 0, यानी उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं होती कि n जो है वो इंटीजर है या नॉन इंटीजर है, लेकिन जब n इंटीजर हो तो फिर हम गैमा ऑफ n+1 को n फैक्टोरियल लिखते हैं। इसी वजह से जब n आपका पॉजिटिव इंटीजर या 0 होगा तो ये जो डिनोमिनेटर में गैमा ऑफ n+1 प्लस n प्लस m+1 r है, इसको हम n प्लस m फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख लेंगे। देयरफॉर इक्वेशन 7 बिकम, तो इस इक्वेशन को फिर हम इस तरह से लिख लेंगे फॉर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर। हमने क्या किया, सिर्फ ये जो गैमा है इसको रिमूव करके इसको हमने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख लिया है, वही सब कुछ। ये है आपके पास n जब आपका ग्रेटर देन 0 हो। वैसे सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया था व्हेन n इज़ नॉन इंटीजर, तो अगर इंटीजर हो तो फिर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नॉन इंटीजर के लिए इस फॉर्म में, इंटीजर के लिए हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब दूसरा केस जो है, यानी दूसरा इंडाइसली रूट आपका बीटा इक्वल टू -n, तो इसी में क्या करते हैं, जहाँ जहाँ n है उसको -n से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसको -n से रिप्लेस किया तो सबसे पहले तो ये रिप्लेस होगा, ये बन जाएगा j-nx, ये बन गया। ये y1 था तो ये आपको दूसरा सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये दोनों डिस्टिंक्ट जो है वो इंडाइसल रूट थे, एक n था एक -n था। सिग्मा आपका वही, सिर्फ n पे फ़र्क पड़ेगा, ये जो एक्सपोनेंट है x/2 के एक्सपोनेंट में ये -n बन जाएगा, और नीचे जो है ये जो है 7 में हमने करना है तो गैमा ऑफ -n+1 m+1, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है सेकंड जो है बेसल इक्वेशन का। फंक्शन j-nx व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर y इन द बेसल इक्वेशन 1 विल सेटिस्फाई इट। ये जो है ये बेसल इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि ये इसका सोल्यूशन हमें मिला है बाय फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन मेथड, तो ये इसको जो भी सोल्यूशन होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करता है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सिंस j-nx डिफर फ्रॉम द सोल्यूशन jnx ओनली इन द साइन, सिर्फ इन दोनों में सिर्फ फ़र्क क्या है, साइन का फ़र्क है बिल्कुल दोनों सेम। ये देखें और ये देखें, बिल्कुल दोनों सेम है, सिर्फ n का जो साइन है, यहाँ पे n पॉजिटिव है, यहाँ पे n नेगेटिव है, दोनों सेम। और बेसल इक्वेशन को अगर आप देखें तो बेसल इक्वेशन में आपके पास था x² - n² लास्ट टर्म का जो कोफिशिएंट था, तो वहाँ पे n² की मौजूदगी में चाहे आप n सब्स्टिट्यूट करें चाहे नेगेटिव n करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप ज़रा देखें, n को अगर आप 0 ले लेते हैं इसमें भी और इसमें भी, तो ये क्या बनेगी, ये बनेगी सिग्मा m0 to infinity -1 की पावर n x/2 की पावर 2m/m फैक्टोरियल गैमा ऑफ m+1। और इसमें भी जब आप n को 0 ले लेंगे तो ये बिल्कुल ये और ये दोनों सेम इक्वेशन बन जाएंगी, ये 0x और ये भी j0x, दोनों सेम रहेंगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो ये सीरीज़ जो है ये फेल हो जाएगी और ये सीरीज़ जो है ये एग्जिस्ट करेगी,
क्योंकि इसमें सारी टर्म जो है वो ज़ीरो आपके पास आ जाएंगी। वो इसलिए मसलन n को आप ज़ीरो लें या n को आप ऐसे करें 1 ले लें, n 1 लिया और m आपने ज़ीरो अप्लाई किया, m ज़ीरो अप्लाई किया तो ये तो ज़ीरो हो गया, n आपने 1 लिया हुआ है तो ये -1 + 1 ये बन जाएगा ज़ीरो। और गैमा ऑफ ज़ीरो क्या होता है? गैमा ऑफ ज़ीरो इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये ओवरऑल ज़ीरो बन जाएगी। इसी तरह से ये जो है ये फेल हो जाएगी सीरीज़, जबकि ये सर्वाइव करेगी। लेकिन जब मैं नेगेटिव इंटीजर लूँगा तो फिर ये फेल हो जाएगी और ये सर्वाइव करेगी। ठीक है, एक कर रही है एक नहीं कर रही। पॉजिटिव इंटीजर पे ये करती है नंबर 7, 9 नहीं करती। नेगेटिव इंटीजर पे नंबर 9 करती है, 7 नहीं करती। ज़ीरो लूँ तो दोनों करती हैं। व्हेन n जो है वो आपके पास इंटीजर नहीं है तो क्या आपको मिलेगा? 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आपको मिल पाएंगे, क्योंकि आपने स्टार्ट भी इसी से किया था कि जब n आपका इंटीजर ना हो। ये जो अभी हमने फेल और एग्जिस्ट वाला देखा, ये देखा है हमने इंटीजर्स पे कि अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो ये सर्वाइव करती है, ये नहीं करती। नेगेटिव इंटीजर हो ये करती है, ये नहीं करती। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं नॉन इंटीजर की। जब नॉन इंटीजर हो तो फिर ये दोनों वाकया ही ये दोनों डिफरेंट है। नॉन इंटीजर पे ये और ये दोनों डिफरेंट है, और ये दोनों जो हैं इन दोनों की लीनियर कम्बिनेशन हमें जनरल सोल्यूशन दे देगी बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का। व्हेन n इज नॉन इंटीजर वी हैव 2 linearly independent solution Jnx and J minus nx of Bessel differential equation of order n, and in जनरल सोल्यूशन है वो आपको ये मिल जाएगा AJnx plus BJ minus nx when n is नॉन इंटीजर, और a और b जो है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब देखना ये है कि नॉन इंटीजर पे तो ये हो गई, आपको जनरल सोल्यूशन मिल गया। लेकिन n जो है वो सिर्फ नॉन इंटीजर तो आप नहीं ले सकते। n के लिए रिस्ट्रिक्शन थी कि n आपका ग्रेटर देन 0 है, यानी वो इंटीजर भी हो सकता है और नॉन इंटीजर भी हो सकता है। नॉन इंटीजर पे तो आपको जनरल सोल्यूशन मिल गया, लेकिन जब n इंटीजर होगा तो उस वक्त आपका जो जनरल सोल्यूशन है वो किस फॉर्म में मिलेगा ये आप देखना है। टू ऑब्टेन द जनरल सोल्यूशन इन द केस व्हेन n इज एन इंटीजर। देखें जी, हमने नॉन इंटीजर के लिए तो देख लिया कि नॉन इंटीजर के लिए हम Jnx और J माइनस nx की फॉर्म में बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं। लेकिन अगर n आपका इंटीजर हो तो फिर हमने इन दोनों का पहले आपस में रिलेशनशिप देखना है कि ये इन दोनों का एक दूसरे पे क्या इफ़ेक्ट है। तो इस थ्योरम में देखते हैं, ये देखें J माइनस nx जो है ये -1 रेज़ टू द पावर n Jnx के इक्वल होता है व्हेन n जो है ये आपका पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो J माइनस nx ये हम पहले पीछे लिख चुके हैं, जो इक्वेशन नंबर 9 थी वो हमने ये लिखी। अब इसमें से हमने क्या किया, ये चूँकि इनफाइनाइट टर्म्स हैं इस सीरीज़ में, उसमें से n-1 टर्म हमने अलग कर ली और n से इनफाइनाइट टर्म हमने अलग कर ली। ये सिग्मा 0 टू n-1 अलग और n से अगली जितनी टर्म है उनको अलग कर ली। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? अब देखें यहाँ, अगर आप m को लेते हैं n-1 तक तो आपका ये जो डिनोमिनेटर है ये इन्फिनिटी आ जाएगा और ओवरऑल ये सारी टर्म क्या हो जाएंगी? 0। मसलन m को आप रिप्लेस कर दें n-1, ये देखें ना m आपका 0 से n-1 तक जा रहा है, तो m को आप n-1 से रिप्लेस करें, यहाँ पे n-1 लिखें तो -1 जो होगा ये +1 से कैंसिल और n जो है -n से कैंसिल, तो आपके पास रह जाएगा गैमा ऑफ 0, और गैमा ऑफ 0 आपको पता है इन्फिनिटी होता है, तो ये ओवरऑल आपको 0 मिल जाएगा। अगर आप m को 0 लेते हैं तो ये फिर देख लें गैमा ऑफ -n+1 और n आपने क्या लेना है? n तो आपने इन नंबर्स में से लेना है, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर लेना है। तो अगर आप 0 ही ले लेते हैं या 1 ले लेते हैं तो दोबारा देखें 1 अगर आप लेते हैं तो गैमा ऑफ 0 मिलना है आपको, तो वो अगेन इन्फिनिटी। इस वजह से ये सारी तो हो जाएंगी 0, आपके पास सिर्फ ये टर्म सर्वाइव करेंगी। m जो है n से इन्फिनिटी जाएगा और ये आगे जो है इसको भी आपने अब क्या करना है, m को 0 से स्टार्ट करना है। तो हम इसमें इसको री इंडेक्स करते हैं।
m को हम रिप्लेस कर लेते हैं n प्लस के से, जहाँ जहाँ m है उसको आप n प्लस के लिख लें। मसलन ये m है तो ये बन जाएगा 2k प्लस 2n, और वो 2n माइनस n क्या रह जाएगा n प्लस 2k, ये -1 की पावर, ये भी n प्लस के, नीचे n प्लस के फैक्टोरियल गैमा ऑफ, ये रह जाएगा। जब आप n प्लस के लिखेंगे तो -n माइनस के प्लस m प्लस 1, तो इसको आप गैमा ऑफ k प्लस 1 लिख लेंगे। ठीक है। अब देखें यहाँ अगर आपका m जो है ये n से स्टार्ट हो रहा है, m n से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आप n लिखें, तो इस n को आप इस साइड पे लेके आएँ तो k आपका कौन से स्टार्ट होगा, 0 से, तो k 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस k, और बाकी ये सारी टर्म। इसमें से -1 की पावर n जो है ये आप अलग कर लें, और बाकी ये सारी सीरीज़ आप k की फॉर्म में, k के सम की फॉर्म में लिख लें। तो ये देखें ये सारी की सारी सीरीज़ ये वही है जो आपके पास JNX होता है, सिर्फ आपने क्या किया हुआ है, उसको m की फॉर्म में लिखा है, इसको k की फॉर्म में लिखा है, लेकिन उसको भी आप एक्सपेंड करें, इसको भी एक्सपेंड करें तो आपको टर्म तो सेम मिलेंगी, सीरीज़ सेम है। इस वजह से इसको हम क्या लिख लेंगे, JNX। तो हमने स्टार्ट किया था J माइनस NX से, J माइनस NX आपको किसके इक्वल मिला, -1 की पावर n JNX। कब, जब n आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। अब इस रिजल्ट से हम देखेंगे कि ये दोनों सॉल्यूशन हमें जनरल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं बेसल इक्वेशन का या नहीं। नॉन इंटीजर पे तो हमने देख लिया, इंटीजर रह गए हुए हैं बाकी। ये देखें, ये हम फाइंड कर चुके हैं कि J माइनस NX जो है -1 की पावर n JNX के इक्वल होता है जब n आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। तो ये हमने लिखा था ना बेसल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। इसमें JNX तो ऐसे ही, और J माइनस NX को हम -1 की पावर n JNX लिख लेते हैं। इसमें देखें JNX दोनों में R से कॉमन किया तो फर्स्ट से रह गया A प्लस B इंटू -1 की पावर n, और ये अगेन इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट ही मिलना है। तो ये टर्म रिड्यूस होकर 2 की बजाय एक टर्म में आ गई है, तो इसको तो आप जनरल सॉल्यूशन नहीं कह सकते, क्योंकि बेसल इक्वेशन का ऑर्डर है 2, और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हम उसे कहते हैं जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तादाद उतनी होती है जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो चूँकि बेसल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर है, तो इसमें आपके पास क्या आ रहा है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इस वजह से अगर n आपका इंटीजर हो तो जनरल सॉल्यूशन आप Jn की फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि ये दोनों जब n इंटीजर हो तो ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। ये सिर्फ कांस्टेंट मल्टीपल जो है एक दूसरे के। ये देखें, डेट इज व्हेन n इज इंटीजर द फंक्शन J माइनस NX इज अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ JNX। इसके साथ सिर्फ ये कांस्टेंट ही आ रहा है -1 की पावर n, ये कांस्टेंट नंबर है, या कभी -1 आ जाएगा कभी +1 आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इस वजह से आपको जनरल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जनरल सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशंस का लीनियरली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, जैसा कि ये नॉन इंटीजर केस में थे। तो अब अगर इंटीजर केस हो तो फिर जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि n तो वहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है या नॉन इंटीजर भी हो सकता है। तो जनरल सॉल्यूशन तो आपने ओवरऑल लिखना है, सिर्फ नॉन इंटीजर के लिए तो नहीं लिखना, और इंटीजर के लिए ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो उस वजह से हमें इसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो फॉर इंटीजर जो है, जब n आपका इंटीजर हो, वो फाइंड करने के लिए हमें बेसल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड जो है वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है। ये है बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। क्योंकि ये हमें पता चल चुका है कि जब n आपका नॉन इंटीजर होगा तो फिर बेसल इक्वेशन का जो है जनरल सॉल्यूशन वो हमने ये लिखा हुआ है। अब इसमें a को हम आर्बिट्रेरी तौर पे ये ले लेते हैं, ये को कांस्टेंट है, और b को हम इस कांस्टेंट के इक्वल ले लेते हैं। ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें। y इक्वल टू a को आपने इससे रिप्लेस किया JNX, और b को आपने इससे रिप्लेस किया -c2 बाई साइन n पाई j माइनस NX। इसमें C1 JNX ये टर्म अलग की, और ये बाकी दो जो हैं इन दोनों में चूँकि C2 आ रहा है, C2 को कॉमन किया तो बाकी जो रह गया वो आपने ये लिख लिया।
दिस फंक्शन डिफाइंड बाय द एक्सप्रेशन, इस फंक्शन को हम जो सेकंड काइंड है, बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, जैसा कि फर्स्ट काइंड को आपने gn(x) कहा था, सेकंड काइंड ये जो है इसको आप बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड कह लेंगे, gn(x) cos n pi minus j minus nx by sin n pi when n is नॉन इंटीजर। हम नॉन इंटीजर की बात कर रहे हैं अभी, नॉन इंटीजर से हमने स्टार्ट किया क्योंकि नॉन इंटीजर जब होगा तो फिर हम इसको लिख सकते हैं जनरल सोल्यूशन इस फॉर्म में, और उन्हीं में हमने ए और बी को रिप्लेस किया इन कांस्टेंट के साथ। और कॉल्ड द बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड ऑफ ऑर्डर n एंड आर डिनोटेड बाय, फर्स्ट काइंड को हमने gn(x) से लिखा और सेकंड काइंड को हम कैपिटल YN(x) से लिखेंगे व्हेन n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब क्योंकि जो जनरल सोल्यूशन आपने लिखा हुआ है वो लिखा है नॉन इंटीजर वैल्यू के लिए, n की नॉन इंटीजर वैल्यूज। अब देखें यहाँ ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, ये नॉन इंटीजर वैल्यूज़ के लिए, और इसमें हमने ए बी को ये नए कांस्टेंट के तौर पे लिखा, तो इसको आपने क्या लिख लिया YN(x). अब ये किसके इक्वल आ रहा है, y के इक्वल है, तो y इक्वल C1JN(x) प्लस C2, इसको आप लिख सकते हैं YN(x), और ये जनरल सोल्यूशन है कब, जब n आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, यही लिखा हुआ है ये C1JN(x) प्लस C2YN(x), n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब ये जो हमने अभी नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया है बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, इसको देखते हैं। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए तो ठीक है, इंटीजर के लिए देखते हैं कि इंटीजर के लिए ये क्या करता है। बेसल फंक्शन हमने वो लिखा सेकंड काइंड। अब अगर आप n को इंटीजर लेते हैं तो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी 0/0। मसलन cos n पाए, n को आपने क्या लेना है, इंटीजर लेना है। n अब लिख लेते हैं n को 1, cos पाई -1, cos 2 पाई +1, cos 3 पाई -1, cos 4 पाई +1। ये या -1 मिलेगा या +1 मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, -1 की पावर n jn(x) माइनस j माइनस nx, और j माइनस nx को भी हम प्रूव कर चुके हैं कि -1 की पावर n jn(x) के इक्वल होता है। तो ऊपर दोनों टर्म सेम आ जाएंगी और दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 आ जाएगा। नीचे साइन आपको पता है, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, ये सारे 0 होते हैं, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, ये बन जाएगी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो फिर हम लापिटा रूल जो है, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए हम उसे यूज़ करते हैं, तो उसे यूज़ करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, लिमिट की फॉर्म में लिख लेंगे। YN(x) को हम लिख लेंगे लिमिट व्हेन p अप्रोचेस टू n, और n जो है वो आपका क्या होगा, इंटीजर। आपने फुल इंटीजर नहीं लेना, उसकी अप्रोच नंबर को लेना। मसलन अगर 1 है तो उसको आप क्या ले लें, 0.99999 और या 1.0000001, इस तरह से कोई नंबर ले लें। तो p को आपने अप्रोच ले लिया n के, तो JP, क्योंकि p को आपने n का अप्रोच लिया हुआ, तो JPX cos p पाई माइनस j माइनस PX बाई साइन p पाई, इस फॉर्म में इसे लिख लेंगे। अब हमने इन दोनों का लिख लिया। अगर नॉन इंटीजर हो तो फिर बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड ये होता है, ये लिखा। और जब इंटीजर होगा तो फिर हमने इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया है लापिटा रूल की मदद से, लिमिट की मदद से इसे हमने लिखा हुआ है। तो फिर ये होगा, ये दोनों डिफरेंट कैटेगरीज हम लिख ली, लेकिन दोनों को हमने क्या कहा, YN(x). YN(x) जो है वो इसके इक्वल तब होगा जब n आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और YN(x) इसके इक्वल तब होगा जब n आपका इंटीजर है। इसी तरह से अकेला JN(x) जो है, JN(x) और YN(x), ये दोनों आप देखें, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। JN(x) x के एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, YN(x) आपको ये नज़र आ रहा है। तो फिर आप क्या कर पाएंगे, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन आप इस फॉर्म में लिख लेंगे व्हेन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, C1JN(x) प्लस C2YN(x). यानी अगर ये इंटीजर होगा n जो है, तो फिर YN(x) को आप ये लिखेंगे, और अगर नॉन इंटीजर होगा तो फिर आप इसे ये लिखेंगे। और दोनों सूरतों में JN(x) और ये YN(x) जो है ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये फिर आपको बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। उसी तरह से जैसे फर्स्ट काइंड के लिए रिजल्ट जो है हमने एक प्रूव किया इंटीजर वैल्यू पे,
इसी तरह से सेकंड काइंड के लिए भी एक रिज़ल्ट है n जब आपका इंटीजर हो। n इंटीजर हो तो y n x को हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है लापिटर रूल की मदद से। और जब n इंटीजर हो तो आपको पता है ये 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है। तो हम क्या करेंगे, इसको नामिनेटर को अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिनोमिनेटर को अलग कर लेंगे। अब नामिनेटर को डिफरेंशिएट करें तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें b जो है वो दो फंक्शन हैं। तो पहले एक को डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे को उसी तरह, फिर दूसरे को करेंगे पहले को उसी तरह से। तो ये इनकी डिफरेंशिएशन हमने लिखी। मसलन पहले मैंने काज को किया, काज पी पाई, तो ये बनेगा माइनस पाई साइन पी पाई और जे पी इसी तरह से, प्लस काज इसी तरह से। अब इसका डेरिवेटिव मैं पार्शियल भी पार्शियल पी की फॉर्म में लिख लूँगा, माइनस इसका डेरिवेटिव ये लिख लिया ओवर साइन पी पाई आपको मिलेगा पी काज पी पाई, और p को आपने क्या ले लिया, n ले लिया। ये जो लिमिट है p को आपने n के अप्रोच लिया हुआ था, यहाँ पे p को आप n से रिप्लेस करें, जहाँ जहाँ पे p आ रहा है उसको n से रिप्लेस करें। तो ये फर्स्ट टर्म चूँकि साइन n पाई इंटीजर पे ये 0 हो गई, ये 0 हो गई, काज n पाई -1 की पावर n या पॉजिटिव 1 या नेगेटिव 1 होगा, साथ ये माइनस ये ओवर ये दोबारा से काज n पाई ये -1 की पावर n आएगा। अब 1/पाई जो है ये तो कॉमन कर लिया हम, और ये देखें इसमें -1 की पावर n था, ये भी -1 की पावर n था, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास पॉजिटिव रहेगा, और जब इसको डिवाइड किया जाएगा इस पे तो ये नामिनेटर में चला जाएगा, इसकी पावर नेगेटिव n बन जाएगी। अब ये आपको मिला y n x के इक्वल। इसी में आप क्या करें, n को नेगेटिव n से रिप्लेस कर दें, जहाँ जहाँ n आ रहा है उसको नेगेटिव n से रिप्लेस करें। ये नेगेटिव n से रिप्लेस किया, ये नेगेटिव जो है ये स्टार्ट में आ जाएगी, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगी, बाकी वही। इसमें से क्या करें, -1 की पावर n जो है इसको कॉमन कर लें। अब ये तो कॉमन आ जाएगा और ये पॉजिटिव है, इसको पहले लिख लिया। इसमें ये है भी नहीं, तो जब इसमें नहीं है तो इसके साथ ये आ जाएगी -1 की पावर -n, और साथ ये चूँकि नेगेटिव था तो ये इसलिए इसको दूसरे नंबर पर लिख लिया। अब देखें ज़रा गौर करें, ये और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम है, 1/पाई और ये, और 1/पाई और ये, और इसके साथ एक्स्ट्रा जो है -1 की पावर n आ रहा है, इसको अलग किया -1 की पावर n को, और 1/पाई और ये सारी जो है इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, y n x लिखा तो y n x जो है मुझे मिला -1 की पावर n, y n x के इक्वल जब n आपका इंटीजर होगा। अल्लाह हाफिज़।